ऑलराइट, सो आपके पास इम्पोर्टेंस जो होती है रिकमेंडेशन सिस्टम की, ठीक है, वो आपके पास चार चीज़ों पे बेस करती है। एक होती है आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ योर सेल, ठीक है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा वो उतना ज़्यादा आपकी सेल्स इंक्रीज़ करेगा। आपकी यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, मैक्सिमाइज़ करता है। और चौथी चीज़ ये है कि ईज़नेस प्रोवाइड करता है फॉर इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बिकॉज़ आपके पास इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ गई है यूज़र्स के पास कि उनको पता नहीं है कि आपको सबसे अच्छा और क्वालिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू गो ऑन द इंटरनेट, वहाँ पे आपके पास पेराबाइट्स ऑफ डेटा है। अब उस इंफॉर्मेशन में से कौन सी सबसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यूज़र को देनी है, दैट इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिकमेंडेशन सिस्टम। सो इस वीडियो के अंदर हम जो अप्रोच की बात करेंगे वो कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी, जिसमें यूज़र बेस भी आएगा और आइटम बेस भी आएगा। सो यूज़र बेस कौन से होते हैं आपके पास? रिकमेंडेशन सिस्टम्स, यूज़र बेस कोलैबोरेटिव रिकमेंडेशन सिस्टम्स वो होते हैं जिसके अंदर यू आर फाइंडिंग वेरी सिमिलर यूज़र्स towards you, ठीक है। सो यू फाइंड यूजर्स विच आर सिमिलर टू मी एंड recommend मी what they like, ठीक है। एंड आइटम बेस क्या होते हैं आपके पास? आइटम बेस वही आइटम्स recommend होते हैं जो आपको नॉर्मली पसंद होते हैं, ठीक है। नाउ अब आपके पास कुछ हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगी। एम हमारे पास यूज़र्स होते हैं और एन हमारे पास जो होते हैं वो आइटम्स होते हैं। सो एम बाई एन का मैट्रिक्स होता है आपके पास, ठीक है। और ईच यूज़र जो होगा वो बेसिकली एक रेटिंग देता है, ठीक है। सो रेटिंग यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर 1 to 5 रेटिंग है। तो रेटिंग दो टाइप की होती है, एक होती है आपके पास एक्सप्लिसिट और दूसरी होती है आपके पास इम्प्लिसिट। ना एक्सप्लिसिट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि हाँ भाई रेटिंग 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या 5 होगी। सो आप एक रेंज दे देते हैं और फिर वो यूज़र बेसिकली उसमें से सेलेक्ट करता है। इम्प्लिसिट होता है कि आप उसमें से मीनिंग ढूंढते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, आपने एक वीडियो पे एक लाइक का ऑप्शन दिया हुआ है और अगर एक यूज़र उस वीडियो को लाइक नहीं करता है, सो वी अज्यूम कि उस यूज़र को वो वीडियो पसंद नहीं आई, विच मीन्स दैट इज़ नेगेटिव रेटिंग, ठीक है। हो सकता है कि वो शायद इग्नोर कर दे उस वीडियो को फॉर सम अदर रीज़न, या फिर वो भूल गया हो, लेकिन मोस्टली वी कैन deduce some assumptions from it, ठीक है। सो इन assumptions के थ्रू we can get a better and more meaningful explanation as to what the user wants or what it doesn't want, ठीक है। सो implicit हमारे पास रेटिंग ये होती है। एंड देन एक्टिव यूज़र वो होता है आपके पास जो आपका करंट यूज़र होता है। सो इस एग्जांपल के अंदर U1 हमारे पास एक्टिव यूज़र है और यूज़र बेस, जैसे मैंने पहले बात की थी कि वो इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड द नियरेस्ट यूज़र्स विच इज़ सिमिलर टू यू। सो फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आपके पास दो यूज़र्स हैं, ठीक है। आपके पास एक यूज़र ए है और एक यूज़र बी है, ठीक है। एंड दोनों यूज़र्स आपके पास एक रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है। अब रेस्टोरेंट के अंदर यूज़र ए ने समझो सबसे पहले हम यूज़र बी की बात करते हैं। सो यूज़र बी ने सबसे पहले मंगवाया फ्राइज़ और फिर इसने मंगवाया पेप्सी। नाउ यूज़र ए क्या करता है, ये भी जब फ्राइज़ मंगवाएगा तो अब जब वेटर से पूछेगा कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक कौन सी चाहिए, तो इसके अंदर इट माइट रेकमेंड पेप्सी टू इट, बिकॉज़ ये दो यूज़र्स काफ़ी सिमिलर हैं, ठीक है। क्योंकि इसने भी फ्राइज़ मंगवाया उसके बाद पेप्सी मंगवाया, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि इसको भी फ्राइज़ के बाद एक पेप्सी चाहिए हो। सो दैट्स द एंटायर एम ऑफ योर यूज़र बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। सो यहाँ पे भी हम यही करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे वो यूज़र्स ढूंढना चाह रहे हैं जो आपस में काफ़ी सिमिलर हैं। और यहाँ पर हमारे पास कभी कभार ये होगा कि आपके पास आइटम्स की रेटिंग नहीं दी हुई होगी किसी यूज़र ने, ठीक है। सो वी आर अज्यूमिंग कि उसने वो आइटम, वी आर अज्यूमिंग कि अगर एक यूज़र एक रेटिंग नहीं देता एक आइटम की तो वो यूज़ होगा उस यूज़र से, एंड इट इज़ आवर जॉब टू प्रिडिक्ट व्हाट दैट रेटिंग इज़ गोइंग टू बी। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये ढूंढना है कि कौन से यूज़र्स हैं यूज़र वन से जो सबसे ज़्यादा सिमिलर है। तो हमने यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया, एक हाइपर पैरामीटर सेट कर दिया कि k=2, यानी हमें दो यूज़र्स ढूंढने हैं, ठीक है। नाउ इस केस के अंदर आपके पास जो पहला स्टेप जो होगा वो होता है कैलकुलेट डिस्टेंस। नाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस यूजिंग एल्यूक्लिडियन और कोसाइन, ठीक है।
एलक्यूडियन सबसे आसान होता है. सो यू व्हाट यू गोइंग टू डू इज़ यू गोइंग टू डू 5 minus 3 and then 5 minus 3 whole square, 3 minus 1 whole square, 4 minus 2 whole square, 4 minus 3 whole square, and similarly 5 minus 4 and for other users as well. तो आप इन सब के लिए डिस्टेंसेस निकाल लेंगे. और कोसाइन के अंदर क्या होगा, आप बेसिकली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे. सो 5 times 3 plus 3 times 1 plus 4 times 2 plus 4 times 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय दी मैग्नीट्यूड. सो आपके पास क्या होगा, 5 plus 3 plus 4 plus 4 एंड सिमिलरली 3 plus 1 plus 2 plus 3, ठीक है. तो आप बेसिकली इसके थ्रू इसका आप वो निकाल लोगे, कोसाइन डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है. एक और मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल पूरा कराऊंगा, बट जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होता है. सो आपने एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. नाउ यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई ऑप्शनल, बिकॉज यूजुअली you can skip this process if you are calculating the similarity directly using Pearson correlation. So अगर आप ये दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं डिस्टेंसेस के लिए, तो आपको फिर इसकी सिमिलैरिटी निकालनी होगी जो एंटी डिस्टेंस से निकलता है, जो होता है 1 माइनस डिस्टेंस. तो यूक्लिडियन से कोई भी डिस्टेंस आया है, कोसाइन से जो भी डिस्टेंस आया, आपने उसको 1 से माइनस कर लिया तो आपके पास सिमिलैरिटी आ जाएगी, ठीक है. सो बेसिकली यही है कि आपने यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देना है डिस्टेंस और सिमिलैरिटी का. आपको चूज़ करना है कि या तो यूक्लिडियन से करोगे या कोसाइन से करोगे. अगर कोसाइन से कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आप 1 माइनस जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो कर देंगे तो उससे सिमिलैरिटी आ जाएगी. लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सिमिलैरिटी निकालनी है तो आप पियर्सन कोरिलेशन निकाल लें, ठीक है. उसके लिए डिस्टेंस नहीं निकलता, ऑटोमेटिकली सिमिलैरिटी आ जाती है. इसके लिए आपके पास एक मीन होना ज़रूरी है. सो मीन कैसे कैलकुलेट होगा कि आपने बेसिकली यहाँ पर इसके U1 का बेसिकली मीन निकाल लिया और U2 का भी अपना मीन निकाल लिया, U3 U4 U5 इन सब का. बट जस्ट नोट दैट कि जब मीन निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जो वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी हुई, तो वो मीन में इंक्लूड नहीं होंगी. और U2 में जहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल 3, ये वाला 3 या ये 5 या 4 या 1, ये इंडिविजुअल मीन्स में कैलकुलेट होंगी, दे विल बी यूज्ड, ठीक है. सो इसको करने का दो तरीके होते हैं, ठीक है. पियर्सन कोरिलेशन अगर निकाल रहे हैं तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है. एक आसान तरीका है और एक थोड़ा सा लेंदी तरीका है, ठीक है. सो आसान तरीका ये है कि बस डायरेक्टली फार्मूला जिस तरीके से है उस तरीके से कर लो. यानी कि पहले आपने 5 उठाया और उसका यूज़र 1 का ज्यूम करो मीन 4 है, सो 5 माइनस 4 किया एंड देन आप इसी तरीके से पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो और इसके पूरा निकाल रहे हो. या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक इंटरमीडिएट मैट्रिक्स बना दो जिसके अंदर आप इनको इनकी मीन से माइनस कर दो. सो 5 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 एंड देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2.8 है मीन फॉर एग्जांपल U2 का. सो 3 माइनस 2.8, 1 माइनस 2.8, और आपने बेसिकली पूरा अपना मैट्रिक्स बना दिया. और इस मैट्रिक्स पे ये फार्मूला अप्लाई करने के बजाय आप एक कोसाइन का जो ये वाला फार्मूला है ये लगा दो, तो उससे ऑटोमेटिकली सिमिलैरिटी आ जाएगी. तो या तो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाओ इस मैट्रिक्स पे, या फिर मीन से माइनस कर दो और फिर उस पर कोसाइन लगा दो. तो उन दोनों केसेस में हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन आ जाएगा ना. अब हमें इससे ये तो पता चल गया कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और कौन से यूज़र सबसे ज़्यादा सिमिलर हैं, क्योंकि जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा क्लोज होंगी 1 की, वो हमारे पास सबसे क्लोजेस्ट यूज़र्स होंगे, ठीक है. और हमें कितने यूज़र्स ढूंढने हैं, हमें के यूज़र्स ढूंढना है. सो जो सबसे 1 से करीब हैं और जो के यूज़र्स हैं हमें वो ढूंढना है. ये मिल गया. नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाली जो रेटिंग है इसको हमें प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है. और ये जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा इसके चांसेस है कि हम ये आइटम रेकमेंड करेंगे. सो फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल यूज़र 1 को ज़्यादा लाइकली है कि हम आइटम 1 रेकमेंड करें क्योंकि इसकी रेटिंग 5 है. सो अब इसको कैसे निकालते हैं, इसके दो तरीके. अगेन प्रिडिक्शन फंक्शन है और आपके पास मीन सेंटर्ड प्रिडिक्शन फंक्शन है. तो अगर यहाँ पे देखो पियर्सन कोरिलेशन भी जो था ना वो एक मीन एडजस्टेड था, क्योंकि आप उसको मीन से माइनस कर रहे हो, इसलिए इसको कभी कभार पियर्सन कोरिलेशन को मीन एडजस्टेड कोसाइन सिमिलैरिटी भी कहते हैं. सो प्रिडिक्शन फंक्शन आपके पास क्या होगा, प्रिडिक्शन फंक्शन ये है कि जो भी उसकी रेटिंग है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जो इसके यूज़र की है. सो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करें कि U2 और U3 के यूज़र्स हैं, ठीक है. तो 3 टाइम्स इसकी सिमिलैरिटी जो भी आई, सो लेट्स अज्यूम कि 0.7 है. मैं करके दिखा देता हूँ. सो लेट्स अज्यूम कि इसकी 0.7 है, इसकी 0.6 है और ये हमारे पास दो के सिमिलर यूज़र्स हैं. तो हम करेंगे ये कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है. तो मैं इसको अब यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 0.6 टाइम्स 5
डिवाइडेड बाय जो भी सिमिलरिटीज़ हैं, सो 0.7 प्लस 0.6 और इसका एब्सोल्यूट के हमेशा ये पॉजिटिव होगा। तो इससे बेसिकली आपके पास आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि आपकी रेटिंग क्या है, एंड देन यू कैन लाइक अप्रॉक्सीमेट इट टू द नियरेस्ट इंटीजर। बट एक और तरीका है जो हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं मीन सेंटर प्रिडिक्शन फंक्शन, और इसके अंदर हम करते ये हैं कि हम बेसिकली एक्टिव यूज़र का मीन लेते हैं। सो हमारे पास इसके अंदर एक्टिव यूज़र का मीन क्या था, 4। सो 4 लेते हैं, और जो भी ओल्ड फंक्शन है, जो हम ओल्ड फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें वी आर बेसिकली रेटिंग को माइनस कर रहे हैं उसके मीन से। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका क्या था, रेटिंग 3 थी और इसका मीन कितना आया था, हमने अज्यूम किया था कि 2.8 है। सो यहाँ पर ये करने के बजाय हम करते हैं यहाँ पर 3 माइनस 2.8 प्लस 0.6 टाइम्स 5, जो भी इसका मीन आएगा उसको हम माइनस कर देंगे उससे। तो ये बेसिकली चीज़ करेंगे। अब नाउ लेट्स डिस्कस। तो अभी हमने पूरा प्रोसीजर देख लिया कि किस तरीके से करना है सॉल्व, ठीक है। सो आपने सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है, अगर एलक्यूडी ने कोसाइन से निकल रहा है, एंड देन 1 माइनस डिस्टेंस करेंगे तो हमारे पास सिमिलैरिटी आ जाएगी। सिमिलैरिटी आ गई, हमने सबसे नियरेस्ट 1 वाले इंटीजर्स देख लिए, और फिर हमने उसके ऊपर क्या किया, हमने उसकी प्रिडिक्शन निकाली, या तो प्रिडिक्शन फंक्शन यूज़ करेंगे या मेन सेंटर प्रिडिक्शन फंक्शन यूज़ करेंगे। नाउ अब हम ये बात करते हैं कि कौन सा डिस्टेंस यूज़ करें और कौन सी सिमिलैरिटी यूज़ करें। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। सो एल्क्यूडियन या मैनहट्टन डिस्टेंस जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो इसलिए अच्छा नहीं होता बिकॉज वो आपके पैटर्न्स डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और कोसाइन आपके पास ओरिएंटेशन बताता है और ट्रेंड्स बताता है, एंड द रीज़न वाई इट टेल्स यू द ट्रेंड्स इज़ बिकॉज आप अज्यूम करो कि आपके पास ये u1 है वेक्टर और ये 2 है, तो इसका जो एंगल है ये बेसिकली अगर एक्यूट है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो ये बेसिकली बता रहा है कि सेम सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सो सेम ट्रेंड और ओरिएंटेशन बता रहा है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ये इसकी कोरिलेशन नहीं बता रहा कि ये कितना बेसिकली कितना ज़्यादा इसके सारे पॉइंट्स ना एक दूसरे से क्लोज हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं पियर्सन कोरिलेशन। तो पियर्सन कोरिलेशन क्या करता है, ओरिएंटेशन भी बताता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है, क्योंकि इट टेल्स यू कि कितने क्लोज हैं ये, कि कितना क्लोज u1 है, कितना क्लोज u2 है, तो ये भी बता रहा है और इसकी ओरिएंटेशन भी बता रहा है। एक और चीज़ ये है कि कोसाइन जो होता है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और पियर्सन जो होता है वो आपके पास मीन एडजस्टेड होता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग डिफरेंस। नाउ देयर आर सर्टन केसेस जहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन भी फेल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस केस में जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सो अज्यूम करो कि तुम्हारे पास रेटिंग्स जो हैं वो क्या है, 3 3 3, तो इसका मीन क्या आएगा, इसका मीन भी 3 आएगा। सो अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो, आप बेसिकली उसको उसके मीन से माइनस कर रहे हो, सो यहाँ पे 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। 0 टाइम्स जब ये करोगे तो उससे क्या होगा, आपके पास ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, ओवरऑल इफेक्ट ये आएगा कि ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो आपके पास सिमिलैरिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, सो दैट इज़ नॉट गुड। तो इसलिए ये होता क्यों है, अब ये होता है इसलिए क्योंकि आपके पास यूज़र्स नॉर्मली जब रेटिंग देते हैं जब उनको एक चीज़ बहुत बुरी लगती है, या तो ठीक है, या फिर उनको एक चीज़ अच्छी लगती है। तो उस केसेस के अंदर जब उनको जब आपके पास जो बहुत बुरी है या अगर अच्छी लग रही हैं, तो उस केस के अंदर आपके पास रेटिंग्स जो है ना एवरेज हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यूज़ जो है ना वो आपके पास एवरेज है, क्योंकि या तो वो स्पार्स होंगी या तो वो फिर आपके पास वैल्यूज़ होंगी नहीं। तो उस केस के अंदर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, ठीक है ना। अगेन एक और चीज़ ये कि प्रिडिक्शन फंक्शन हमने क्यों चेंज किया, प्रिडिक्शन फंक्शन इसलिए चेंज कर रहे थे क्योंकि अभी हम ये अज्यूम कर रहे थे कि 3 वैल्यू जो है उसकी बेसिस पे और उसकी सिमिलैरिटी जो भी आ रही है उसकी बेसिस पे आइटम 5 यहाँ पे इसकी प्रिडिक्शन वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। बट व्हाट इफ़ आपके पास वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पर, समझो 3, बल्कि 3 भी छोड़ दो, 1 1 1 1 और यहाँ पे 99। अब इस 99 की वजह से जो आइटम 5 पे वैल्यू पड़ रही है वो बहुत हाई पड़ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल तो 1 1 1 है, लेकिन लास्ट वैल्यू जो है वो बहुत हाई है। तो ये बायस ऐड कर रहा है कि इसकी वजह से ना ऑटोमेटिकली आइटम 5 भी क्या करेगा, उसको बहुत हाई वैल्यू रेट करेगा। सो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका भी मीन लेते हैं ताकि ओवरऑल हम इफ़ेक्ट देखें कि ओवरऑल क्या आ रहा है, के पास इफ़ेक्ट आ रहा है।
और इस बायस को रिमूव करने के लिए और वेट देने के लिए हम बेसिकली ये मीन सेंटर प्रेडिक्शन फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट आइटम बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। सो आइटम बेस्ड के अंदर हमने क्या बोला था कि हम बिटवीन दी आइटम्स देख रहे हैं, ठीक है, कि नॉर्मली ह्यूमंस नॉर्मली एक बंदे को क्या चाहिए होता है अपने आइटम में से। तो इसका तरीका भी बहुत सिमिलर है। आपको यूज़र वाइज मीन निकालना है, जैसे हम निकाल रहे थे पियर्सन कोरिलेशन में। हम यहाँ पे अज्यूम करें कि हम पियर्सन कोरिलेशन यूज़ कर रहे हैं, तो हमने बेसिकली अपने मीन्स निकाला है यूँ, और फिर हम बेसिकली पूरा का पूरा काम कर रहे हैं इन योर कॉलम वाइज। तो हमने आइटम 1 टू आइटम 2 से सिमिलरिटी देखी, आइटम 1 की 3 से 1 से 4 पे एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड देन उसकी बेसिस पे हम फिर प्रेडिक्ट सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे। जो सबसे ज़्यादा सिमिलर आइटम्स होंगे हम फिर उसकी बेसिकली क्या करेंगे, प्रेडिक्शन फंक्शन से वैल्यू निकाल लेंगे। सो that was all related to your user base and your item base. Now let's take a look at a little bit of theory कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन जो होती है आपके पास, उसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग जो हम कर रहे हैं आइटम की या यूज़र बेस के अंदर, यहाँ पे हमने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि भाई आइटम 1 एक डिपेंडेंट वेरिएबल है या आइटम 2 डिपेंडेंट है या यूज़र 1 डिपेंडेंट है एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमने ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। सो आपके पास कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होते हैं। एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज मोर लाइक इट्स लाइक सॉल्विंग द मिसिंग वैल्यू एनालिसिस बट विद अ लार्जर मैट्रिक्स, के बहुत स्पार्स है आपके पास और इसमें बहुत सारे के पास क्वेश्चन मार्क्स हैं, जैसे सुडोकू होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं और उसमें आप बस बेसिकली मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हो। नाउ एक हमारे पास केस आता है जिसके अंदर अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सिमिलैरिटीज़ जो है ना यूज़र्स की, अगर हम यूज़र बेस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बात कर रहे हैं, सो समझो हमारे पास एक यूज़र 2 की आई वैल्यू 6.1, इसकी वैल्यू आई 6.001, इसकी वैल्यू आई 6.01 और इसकी वैल्यू आई 6 पॉइंट, या बल्कि इसको कर लेते हैं 0.099, इसको कर लेते हैं 98 और इसको कर लेते हैं 987। तो इन सारे केसेस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि वैल्यूज़ बहुत सिमिलर हैं। तो इसके अंदर अब अगर हम सिर्फ नियरेस्ट टू लाइक 1 डेसिमल ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है, सब सारे रिकमेंड होने शुरू हो जाएंगे, कोई से भी 2 रिकमेंड हो जाएंगे। बट वी नीड टू रिमूव दिस, राइट, वी नीड टू रिमूव दिस, वी नीड टू डी एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करते हैं। सो सिमिलैरिटी बिटवीन 2 यूज़र्स, सो यू एंड वी लिया, और हम मिनिमम लेते हैं उनका इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट है। सो आइटम आई यू एंड आई वी का जो भी कॉमन पार्ट है उसका हमने इंटरसेक्शन लिया, कॉमा बीटा, बीटा कोई आपके पास थ्रेशोल्ड है, उसका मिनिमम लेंगे और उसको सिमिलैरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो वैल्यूज़ आपके पास बहुत दूर होंगी वो और दूर हो जाएंगी और जो बहुत सिमिलर होंगी वो और ज़्यादा करीब आ जाएंगी सिमिलैरिटी के स्केल पर। सो दैट इज़ बेसिकली योर डिस्काउंट फैक्टर। लास्टली we're going to talk about a little bit of comparison and then end it off on your collaborating filtering के overall issues. So collaborative filtering के overall issues क्या होते हैं, एक serendipity होती है, ठीक है, which basically means कि आपको different items recommend नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो items normally हैं वही recommend होंगे. So for example if I am getting items similar to, let's assume we are talking about a Daraz application or some e-commerce website जहाँ पर आपके पास different shopping items हैं, ठीक है, and for example if you're buying watches तो आपको ज़्यादा watches ही recommend होंगे, आपको दूसरे appliances recommend नहीं होंगे। So that is one issue. Second is cold start, कि initially अगर आपके पास users का data नहीं है तो आप similarity कैसे calculate करोगे, तो वो भाई बहुत बड़ा मसला होता है, ठीक है। एंड thirdly long tail, यूजुअली आपके पास ऐसे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो आइटम्स बेसिकली रेट नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आइटम्स कभी रेकमेंड ही नहीं होंगे। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइटम्स हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा रेट कर रहे हैं वो आइटम्स रेकमेंड होंगे, जो आइटम्स जिनकी रेटिंग ही नहीं है वो होंगे ही नहीं। तो ये भी मसला है और ये बेसिकली स्पार्सिटी भी बेसिकली कॉज करता है, ठीक है। एंड लास्टली स्केलिंग इश्यूज़ के, सिंस आपके पास इतने सारे यूज़र्स होंगे, इतने सारे आइटम्स होंगे और अगर आप उनकी प्री कंप्यूटेड सिमिलैरिटीज़ कैलकुलेट करके नहीं रख रहे तो वो बहुत सारी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज खाएगा, क्योंकि आपको हर दफ़ा पूरे पूरे मेट्रिसेस कैलकुलेट करने होंगे। इंस्टेड आप ये करो कि जब आप एक दफ़ा काम कर रहे हो तो आप उनकी बेसिकली सिमिलैरिटीज़ नोट करके रख लो। योर comparison between user base and item base
इज़ दैट कि यूज़र बेस जो होता है ना आपके पास, वो ज़्यादा डाइवर्सिटी ऐड करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपके पास डिफरेंट यूज़र्स हैं, और डिफरेंट यूज़र्स हैं तो सबके डिफरेंट टेस्ट होंगे, और जितने ज़्यादा सिमिलर होंगे तो थोड़ी सी डाइवर्सिटी आ सकती है। वेयर एज आइटम बेस के अंदर आपके पास आइटम्स के अकॉर्डिंगली आपके पास सिमिलैरिटी आ रही है, राइट। सो यहाँ पे डाइवर्सिटी कम हो रही है, ये ज़्यादा स्टेबल है, एंड इट्स प्रोवाइडिंग मोर एक्यूरेट recommendations because that's what you normally like, right? सो एक ट्रेड ऑफ है कि एक्यूरेट रिकमेंडेशन से, स्टेबिलिटी से, एज़ कम्पेयर टू योर डाइवर्सिटी में, तो ये ट्रेड ऑफ आपके पास आता है। सो यूज़र बेस इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग डाइवर्स recommendations, आइटम बेस इज़ मोर स्टेबल एंड इट इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग यू मोर accurate recommendations. Now, एक और चीज़ ये है कि यूज़र बेस जब काम करता है तो आपके पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है ना वो कम है एज़ कम्पेयर टू आइटम्स, एंड आइटम बेस भी जब ही काम करता है ज़्यादा अच्छा जब आपके पास आइटम्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ यूज़र्स, बट वे मच, ठीक है। आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं ना तो फिर ज़्यादा अच्छा आइटम बेस करता है। कॉन्स आपके पास बेसिकली ये होता है कि सिंस यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट है दूसरे यूज़र्स का, तो अगर यूज़र 2 ने आइटम 2 को बहुत कम रेट किया हुआ है और यूज़र 4 ने भी बहुत कम रेट किया हुआ है, तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे इफ़ेक्ट कम आएगा, तो यूज़र 3 को भी वो आइटम रिकमेंड ना हो I2, बिकॉज U2 और U4 ने बहुत कम रेटिंग दी हुई है। सो दैट बेसिकली मीन्स कि it is still prone to sharing attacks, which means कि malicious users degrading an item for some propaganda can affect you as well. So ये item base का बेसिकली कौन होता है, एंड यूज़र बेस अगेन कि वो जनरली स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि यूज़र्स की आपस की जो भी प्रेफरेंसेस हैं वो बहुत रैपिडली चेंज होते हैं। सो फॉर एग्जांपल वन डे आई माइट लाइक पॉप म्यूज़िक एंड अनदर पर्सन माइट लाइक पॉप म्यूज़िक, बट tomorrow that person starts liking heavy metal and I don't like heavy metal, तो यूज़र प्रेफरेंसेस एकदम से चेंज होते हैं, एंड देन स्टेबिलिटी भी इसकी उसी तरीके से अफेक्ट होती है। एंड लास्टली कि ये इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज सिंस यूज़र्स की प्रेफरेंसेस आप मेजर नहीं कर सकते इतनी एक्यूरेटली एज़ कम्पेयर टू आइटम्स की बेसिकली एनालिसिस करना। Lastly, what I want to talk about is your memory versus model. So memory basically ये कहता है कि आप सारा डेटा हमेशा यूज़ करते हो एवरी टाइम रेटिंग इज़ रिक्वायर्ड। सो फॉर एग्जांपल यूज़र बेस्ड जो भी होता है आपके पास, उसके अंदर हमेशा आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हमेशा यूज़र्स के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, सो यू ऑलवेज नीड टू कैलकुलेट देयर रेटिंग्स, सॉरी देयर सिमिलैरिटीज़। वेयर एज मॉडल बेस ये बोलता है कि आप एक दफ़ा कैलकुलेट कर लो, एंड देन उसके बाद आप उसी मॉडल को यूज़ करो प्रिडिक्शन करने में, और आप प्रीवियस वैल्यूज़ यूज़ ना करो। सो इस केस के अंदर हम या तो आइटम बेस की बात कर रहे होते हैं, या हम नेक्स्ट जो टॉपिक अब पढ़ेंगे जो होगा कंटेंट बेस, उसमें हम बेसिकली मॉडल बेस रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। सो दैट वाज ऑल।